ध्यान से सुनने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? कोई गुंडे भला शायद को किडनैप करना क्यों चाहेंगे? जो भी बातें साफ साफ बताओ। आहान ने कनक से कहा, तुम अपनी सांस यामिनी गिल और मनोज शर्मा के बारे में जानती हो ना? कनक ने कहा। आहान कनक की बातों को ध्यान से सुनने लगा। मनोज शर्मा और यामिनी गिल कॉलेज के दिनों में एक साथ थे। ग्रेजुएट होने के बाद यामिनी ने शिखा से शादी कर ली। मनोज ने इस बात से ध्यान हटाने के लिए सट्टा लगाना शुरू किया और लगभग सब कुछ हार गया। तब मनोज फिर से यामिनी के पास आया। यामिनी से मनोज की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वो उन्हें शनाया और शेखर से छिपकर पैसे देने लगी। कनक ने कहा और बोलते बोलते रुक गई। पर यह बात किसी को पता चल गई। कनक ने अपनी बात पूरी की। किसे? हाँ, जो सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसने समझने की कोशिश की और उसने पूछा, सीमा के तुम्हारी बुआ सास? जब उन्हें इस बात का शक हुआ तो वो यामिनी पर नजर रखने लगी। कनक ने कहा, और यकीन हो जाने के बाद मॉम को धमकाने लगी और उनसे पैसे निकलवाने लगी, है ना? आहान ने कहा, हाँ, माँ बेटे ने उनसे बहुत लिए और तुम्हें भी परेशान किया, पर लास्ट में तुमने उनसे डील कर लिया। कनक ने कहा, अब ये बातें क्यों? इनका शनाया से क्या लेना देना है? तुम जानते ना तुम्हारी सास कितनी बड़बोली है। जब कार्तिक कोहली ने उन्हें घर गिफ्ट किया तब उन्होंने ये बात सबको बता दी। अब जब मनोज शर्मा को ये बात पता चली है तब उन्होंने फिर से तुम्हारी सास से पैसे मांगे क्योंकि उन्हें लगा कि वो अमीर हो गई है। कनक ने कहा, तो मॉम ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया? आहान ने पूछा। हाँ, यामिनी गिल ने अब उन्हें मना कर दिया। तब उन्होंने यामिनी को डराने के लिए शनाया को किडनैप करने का सोचा है। कनक ने कहा। कनक ने आहान को सब कुछ अच्छे से समझाया। कनक की इंफॉर्मेशन पर डाउट नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसे शिमला में हो रही हर हरकत के बारे में पता होता था। उसका नेटवर्क विकी और रॉकी से नेटवर्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो अब वो कहाँ है? आहान ने पूछा। आहान की आवाज शांत थी पर उसकी आंखों में गुस्सा था। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? आहान ने रिपीट किया। आहान जानता था कि कनक की पहुंच इतनी थी कि उसे देश भर के सारे गुंडों की खबर हो, पर इस वक्त वो मना कर रही थी। मुझे क्यों पता होगा? वो शनाया को किडनैप करने आए थे, मुझे नहीं। कनक ने कहा, तुमने शनाया को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था ना? आहान कनक से चिढ़ गया। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था, पर जब तुम शिमला में ना हो तब, वो भी किसी ऐसे खतरे से जिसे बचा पाना मुश्किल हो। और वैसे भी मुझे शनाया को बस एक बार बचाना है, उसके बाद वो जिया मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनक ने कहा। कनक ने ये बात एटीट्यूड में बोली थी पर आहान कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बात सच थी। उन दोनों के बीच ही बात हुई थी। ठीक है, थैंक यू ये सब बताने के लिए, आहान ने कहा और वहां से जाने लगा। जैसे ही आहान बाहर आ गया शकुन ने उसे पकड़ लिया। आहान, तुम क्या कर रहे हो? शकुन ने पूछा। तुमसे मतलब? आहान ने कहा। गुस्सा हमेशा तुम्हारी नाक पर क्या रहता है? शकुन ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। आहान शकुन से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वहां से जाने लगा। शकुन आहान के आगे आ गई। मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर शनाया को तो है ना? शकुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कहना क्या चाहती हो तुम? आहान ने कहा। तुम यहाँ इस बार में इतनी रात को किसी लड़की के साथ थे ना? वो लड़की शनाया तो बिल्कुल नहीं थी। अपनी बहन को मैं इतना पहचानती हूँ। शकुन ने कहा। तुम्हारी सब बातों का क्या मतलब है? आहान ने कहा। तुम खुद सोचो, अगर शनाया को पता चल जाए कि तुम इतनी रात को किसी लड़की के साथ ड्रिंक कर रहे थे तो क्या होगा? शकुन ने कहा। क्या कर लोगी तुम मुझे धमका रही हो? आहान ने कहा। नहीं आहान, तुम्हें मैं धमकाती तो जब मैं कुछ करने का सोचती, पर मैंने तो कर दिया। तुम्हारी वीडियो मैंने शनाया और यामिनी आंटी को भेज दी। अब तुम्हारे घर पर बवाल होगा, बवाल। शकुन ने कहा और हंसने लगी। शकुन, क्यों अपने लिए मुसीबत मोल ले रही हो? आहान ने कहा। तुम अपने पर आई मुसीबत से कैसे डील करोगे वो सोचो, मेरी चिंता करना छोड़ो। शकुन ने कहा। शराब। आहान ने कहा और वहां से जाने लगा। आहान, तुम्हारा और शनाया का रिश्ता नहीं टिकेगा। उसने कभी चीट नहीं किया पर तुमने किया। मैं भी देखती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद वो तुम्हें कैसे माफ करेगी। शकुन थोड़ा चिल्लाकर बात करने लगी। आहान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के अपने विला में पहुंचा। शनाया अभी घर नहीं आई थी। उसने शनाया को 3-4 बार कॉल किया पर शनाया ने कॉल उठाया नहीं और डिस्कनेक्ट कर दिया। शनाया बहुत सेंसिटिव थी। शकुन का भेजा वीडियो देखकर शनाया उसके बारे में जरूर बहुत सोचेगी और परेशान रहेगी, ये बात आहान को पता थी। पर आहान जानता था कि वो शनाया को समझा देगा और वो मान जाएगी, पर उसे चिंता यामिनी की थी। यामिनी तो बस दोनों को अलग करने का एक मौका ढूंढ रही थी और अब ये वीडियो देखकर उन्हें अच्छा खासा मौका मिल गया था। आहान के पास यामिनी के घर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यामिनी ने जैसे घर का दरवाजा खोला, आहान को वो देखकर बहुत गुस्सा हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अपनी शक्ल दिखाने की? मॉम, शनाया कहाँ है? आहान शनाया को सब कुछ समझाना चाहता था। तुम मेरी बेटी के बारे में क्या पूछ रहे हो? जाओ और उस लड़की के साथ ड्रिंक करो ना। यामिनी ने आहान को ताना मारा। मॉम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। आहान ने समझाने की कोशिश की। अच्छा, ऐसी कौन सी दोस्ती होती है जिसमें आधी रात को बार में ड्रिंक करने जाते हैं? सड़कों पर लड़कों से लड़ते हैं। यामिनी ने कहा और आहान को एक वीडियो दिखाया जिसमें सुमित और विशाल नाच रहे थे और कनक और आहान भी वही थे। वहां मौजूद भीड़ में इसे बनाया था और इसे वायरल कर दिया था। वीडियो बहुत साफ नहीं था पर फिर भी आहान को पहचाना जा सकता था। उस वीडियो का नाम भी ऐसा था कि कोई भी गलत मतलब निकाल सकता था। कनक ज्यादातर अंदर रहती थी इसलिए उसे बहुत कम लोग जानते थे और आहान को लगभग सभी के परिवार का घर जमाई के नाम से जानते थे। इस सब के चलते सबने ये सोच लिया था कि आहान शनाया को धोखा दे रहा है और ये वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो गया। तुम्हें अभी कहना है कि वो तुम्हारी दोस्त है? यामिनी ने कहा। इससे पहले आहान कुछ बोल पाता, यामिनी ने दूसरा वीडियो चलाया। इस वीडियो में आहान और कनक ड्रिंक कर रहे थे और शकुन ने ऐसे एंगल से बनाया था कि ग्लासेस साफ साफ नजर आ रहे थे। बोलो, अब भी तुम्हें कुछ बोलना है? यामिनी ने कहा। मुझे शनाया से बुलाया। आहान ने कहा। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। यामिनी ने जवाब दिया। मुझे ये बात शनाया से सुनी है। आहान ने कहा और घर के अंदर आ गया। शनाया इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और उसने आहान की तरफ देखा भी नहीं। आहान के पीछे यामिनी भी आ गई। शनाया बेटा, इतने सालों में तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और इस नालायक को तलाक देना होगा तुम्हें मेरी ये बात मानी होगी। तुमने इसकी हरकतें देखी है ना, तुमने इसका साथ दिया था, मुझसे तक लड़ाई की थी तुमने और देखो ये क्या किया। यामिनी ने आग में घी डालते हुए कहा। शनाया, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? आहान ने पूछा। शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। भरोसा? शनाया, तुम इस पर भरोसा मत करना। जो एक बार चीट कर सकता है वो बार बार चीट कर सकता है। तुम इसकी बातों में मत आना। यामिनी ने हार मानते हुए कहा। शनाया, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। आहान ने कहा। आहान ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे शनाया को बुरा लगे। अगर उसने शनाया को चीट किया होता तो वो सच बता देता। आहान बेगुनाह था, फिर भी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे थे। सबूत हमारे सामने है, फिर भी तुम ये बोल रहे हो? हम अंधे तो नहीं है? यामिनी ने कहा। मैंने पहले भी कहा था कि हमसे दोस्त है, मैं उससे मिलने किसी काम से गया था। आहान ने कहा। बार में भला किसको क्या काम हो सकता है? यामिनी ने कहा। शनाया कुछ गुंडे हैं जो तुम्हें किडनैप करना चाहते हैं। आहान ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें कोई बहाना बनाना है तो थोड़ा ढंग का बहाना बनाओ। कोई शनाया को किडनैप क्यों करना चाहेगा भला? यामिनी ने कहा।
मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आहान ने कहा, कोई मुझे किडनैप क्यों करना चाहता है? शनाया काफी देर से चुप थी, पर अब जब बात उसकी थी तब उसने आहान से सवाल किया, क्योंकि आहान सच जानता था और बताना भी चाहता था, पर इसमें यामिनी और मनोज थे। अगर आहान सच बता देता तो गिल परिवार में तूफान आ जाता। शेखर और यामिनी के बीच दूरियां बढ़ जाती और सबसे ज्यादा शनाया को तकलीफ होती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शनाया को कैसे समझाए। क्योंकि क्या, बता मुझे, यामिनी ने कहा। जब आहान ने कुछ नहीं बोला तब यामिनी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बहाने के बारे में अच्छे से नहीं सोचा है, इसीलिए आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। हाँ, ये लड़की कौन है? शनाया ने पूछा। कनक शर्मा। आहान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था और वो कुछ छुपाना चाहता भी नहीं था। कनक शर्मा कौन है? यामिनी ने पूछा। मामा, आहान से कोई सवाल मत कीजिए, शनाया ने कहा। क्यों बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? एक बार मुझे पता चल जाए कि कनक कौन है और कहाँ है, फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, यामिनी ने कहा। शनाया ने यामिनी की बात को इग्नोर किया। शनाया। आहान ने कहा, हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं आराम करना चाहती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। शनाया ने कहा और वहां से चली गई। आहान उसके पीछे रूम की तरफ गया और शनाया ने अपना रूम बंद कर लिया था। शनाया, अभी भी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता, सब चीजें और कनक के बारे में मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा, तो प्लीज मुझ पर भरोसा करो शनाया, मैं तुम्हें चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, प्लीज ट्रस्ट मी। आहान ने कहा और वहां से चला गया। वो जानता था कि इस वक्त शनाया दरवाजा नहीं खोलेगी। रूम में शनाया की आंखें नम थी, वो रो रही थी, वो आहान पर भरोसा करना चाहती थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कनक शर्मा बहुत खूबसूरत तो थी ही और उसके साथ बहुत कॉन्फिडेंट भी थी। कनक ऐसी लड़की थी जो आहान को पसंद आ सकती थी। शनाया के सामने लगातार वो वीडियो चल रहा था। शनाया को लग रहा था कि उसने भी अपनी बीवी होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, इसलिए वो आहान को भी ब्लेम नहीं करना चाहती थी और उसे ये मंजूर नहीं था कि आहान किसी और लड़की को पसंद करे। शनाया लगातार रो रही थी। उधर आहान भी अपने पिता में पहुंचने के बाद बहुत परेशान था। उन दोनों के बीच एक दीवार पहले ही आ चुकी थी और आज वो शकुन की वजह से और गहरी हो गई थी। आहान उसकी और शनाया के रिश्ते को जितना संभालने की कोशिश कर रहा था वो उतना बिगड़ता जा रहा था। आहान ज्यादा देर परेशान नहीं हो सकता था, उसे उन गुंडों के बारे में पता लगाना था, इसलिए वो विकी के फार्म हाउस में पहुंचा। विकी, रॉकी और उनके साथी बार बार आहान का वीडियो देख रहे थे। दोनों बहुत परेशान थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि आहान कनक को बाहर निकाल पाएगा और बिना लड़े उसे उनकी साइड पर ले जाएगा। तभी आहान रूम में आया। आहान का चेहरा देखकर समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए उन्होंने आहान से कोई सवाल नहीं किया। सनी, शनाया के लिए प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करो, आहान ने कहा। जी मास्टर, सनी ने कहा। सनी भी रॉकी और विकी का साथी था जो बहुत सालों से उनके साथ काम कर रहा था। रॉकी, मनोज शर्मा कहाँ है, कुछ पता चला? आहान ने पूछा। आहान ने बहुत पहले रॉकी से मनोज शर्मा पर नजर रखने के लिए कह दिया था। मास्टर, जो लोग उस पर नजर रख रहे हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा, रॉकी ने कहा। शायद उन सबको मार दिया गया होगा, आहान ने कहा। मतलब? रॉकी ने पूछा। आहान ने उन्हें कनक की सारी बात बताई। यंग मास्टर, मैं अभी किसी को भेजता हूँ उनका पता लगाने के लिए, रॉकी ने कहा। तभी वहां एक आदमी भागते हुए आया। मास्टर सनी, बहुत बड़ा एक कांड हो गया है। अब आहान के लिए कौन सी नई मुसीबत आ गई है, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीज़ादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जब आहान, सनी, रॉकी और विकी आपस में बात कर रहे थे तब वहां एक आदमी भागते हुए आया और बोला, मास्टर सनी, बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या हुआ? सनी ने पूछा। मास्टर सनी, आपकी तिजोरी से चोरी हो गई है, उस आदमी ने कहा। सनी तुरंत खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो गया? रॉकी भी हैरान था। किसने किया ये सब? उसने पूछा। रॉकी जानता था कि सनी की तिजोरी में बहुत सारा कैश, सोना और काफी एंटीक और महंगी चीजें थी। पता नहीं ये सब किसने किया, बस इतना पता है कि वो 3 लोग थे, उसने कहा। 3 लोग? रॉकी हैरान था। कुछ साल पहले तक रॉकी और सनी दुश्मन थे। रॉकी जानता था कि सनी के आदमी बहुत ताकतवर और स्ट्रॉन्ग थे। अगर उनके वहां मौजूद होने के बावजूद चोरी हुई है, मतलब ये 3 लोग और भी खतरनाक हैं। हाँ मास्टर रॉकी, वहां जो भी बच गए थे उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 लोग आए थे और उनमें से एक लड़की थी। वो लड़की सबसे ज्यादा सनकी और खतरनाक थी। बंदूक की गोलियों से वो जैसे बच रही थी जैसे वो खच्चे हो, उस आदमी ने कहा। सनी और रॉकी बिल्कुल हैरान थे। उनके माथे से पसीना आने लगा था। समझ नहीं पा रहे थे कि शिमला में ऐसा कौन आ गया था। वो जरूर एक मार्शल आर्ट फाइटर होगी, आहान ने कहा। आहान जानता था कि ऐसा टैलेंट किन में हो सकता था, इसलिए उसे ये बोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मार्शल आर्ट फाइटर? पर शिमला में तो ज्यादा फाइटर्स है ही नहीं, तो ये यहाँ कैसे आ गई? और वैसे भी शिमला में जो मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सब अमीर खानदानों में से है, फिर उन्हें चोरी की क्या जरूरत है? सनी ने कहा। हो सकता है ये वो लोग हो जिनके बारे में करने बताया था। ऐसा पॉसिबल है कि वो बाहर से आए, आहान ने कहा। आहान को बस ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी। ऐसा हो सकता था कि वो शिमला में घुस आए हो और अब उन्हें कुछ पैसों की जरूरत हो चोरी करने के लिए। सनी की तिजोरी सबसे सेफ थी। यंग मास्टर, अब हम क्या करेंगे? रॉकी ने पूछा। उन्हें अपना काम करने दो, जब वो मुझ तक और शनाया तक पहुंच जाएंगे तब मैं उनसे डील कर लूंगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि ऐसे लोगों से ये तीनों डील नहीं कर पाएंगे। ओके यंग मास्टर, रॉकी ने कहा। उधर एक खंडर हो चुकी फैक्ट्री को कुछ लोगों ने अपना अड्डा बना लिया था। वहां कुछ आदमी ड्रिंक कर रहे थे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वही 3 आदमी आपस में बात कर रहे थे। 2 आदमी बहुत हट्टे कट्टे थे और उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि वो दोनों फाइटर थे। वही तीसरा आदमी साधारण सा दिखने वाला था। तभी उन 2 आदमियों में से एक का फोन बजा। उसने फोन पर बात की और मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। भाई, हमारा काम हो गया, उस आदमी ने बताया। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, दूसरे आदमी ने कहा और मुस्कुराने लगा। फिर वो तीसरे साधारण से दिखने वाले आदमी की तरफ मुड़ा और बोला, मनोज साहब, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। सूरज और तन्वी ने काम कर दिया। तीसरा साधारण सा दिखने वाला आदमी मनोज शर्मा था। मास्टर देवांश, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, वो दोनों मेरे बिना भी सनी की तिजोरी ढूंढ सकते थे, मनोज ने कहा। उन 2 फाइटर्स में से एक का नाम देवांश था और एक का नाम शान था। कुल मिलाकर ये 4 लोग थे। इनका सरनेम रायजादा था और चारों भाई बहन थे। कैसी बातें कर रहे हो मनोज, हम यहाँ के नहीं है, इसलिए अगर तुम हमें सनी के बारे में नहीं बताते तो हमें कभी नहीं पता चलता, शान ने कहा। तुम्हें चोरी किए हुए माल से अपना हिस्सा मिल जाएगा, देवांश ने कहा। नहीं मास्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं, वो पैसे आपके हैं, मैं उनमें से कुछ नहीं ले सकता, मनोज ने कहा। देखो मनोज, चाहे जो भी हो, तुमने हमें बहुत जरूरी जानकारी दी थी, इसलिए तुम्हारा इनाम बनता है। अगर तुमने हमें वो बात नहीं बताई तब भी हमें तुम्हें पैसे देने ही थे। तुम्हारे पिताजी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, हमारी जान बचाई थी उन्होंने, देवांश ने कहा। मनोज और ये चारों लोग एक ही शहर के थे। दोनों परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे। 30 साल पहले रायजादा परिवार ये भी चाहता था कि मनोज उनकी बेटी से शादी कर ले, पर बाद में उनके साथ एक हादसा हो गया। जमीन को लेकर देवांश के माता पिता को काम निभा दिया था।
उनके मन में किसी तरह की कोई गिल्ट नहीं थी, बल्कि वो गांव वाले पूरे खानदान को खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन सबने पूरे परिवार को मार दिया। बहुत मुश्किल से देवांश, तन्वी, सूरज और शांत बच पाए। उनकी मदद तब मनोज शर्मा के पिताजी ने की थी। मनोज के पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे और अपने गांव से बहुत दूर भेज दिया। चारों 10 साल तक गायब रहे। फिर 10 साल बाद वो लौटे और उन्होंने उन लोगों के परिवार को खत्म कर दिया जिन्होंने देवांश के माता पिता और बाकी लोगों को मारा था। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने ये स्किल्स कहां से सीखी थी। ये खून खराबा करने के बाद चारों फिर से गायब हो गए। इस वक्त मनोज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और ये सब सुनकर हैरान था। वो कभी भी इन चारों से मिलना नहीं चाहता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो कुछ दिन पहले मनोज शान से मिला। मनोज, हम चारों भाई बहन आज सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से जिंदा है। उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है जो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, पर अब क्योंकि वो जिंदा नहीं रहे तो अब इसके हकदार तुम हो, देवांश ने कहा। देवांश की बातें सुनकर मनोज भावुक हो गया। उसे नहीं लगा था कि इतने सालों बाद उसे उस दिन मदद याद होगी। वह यामिनी के बारे में सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। कॉलेज के दिनों में दोनों साथ थे, इसलिए मनोज ने यामिनी को सारी बातें कही थी, पर यामिनी ने उसे छोड़कर शेखर से शादी कर ली। मनोज के पास जो पैसा था सब यामिनी की वजह से चला गया। थैंक यू देवांश भाई, थैंक यू शान भाई, मनोज ने कहा। भाइयों के बीच कैसा थैंक यू मनोज, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। हम मिशन पर है इसलिए यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम्हें ही संभालना होगा, शान ने हंसते हुए कहा। हाँ, अब शनाया के कब पता बताओ, उसका चैप्टर खत्म करके हमें आगे भी बढ़ना है, देवांश ने कहा। वो दोनों इतने आराम से शनाया को किडनैप करने की बात कर रहे थे, ये मनोज देखकर ही रह गया। 30 साल में बहुत कुछ बदल गया था। चारों भाई बहनों की स्ट्रेंथ का शायद कोई ही मुकाबला नहीं था। सनी की तिजोरी से पैसे चोरी हो गए थे और शनाया की किडनैपिंग की प्लानिंग भी हो रही थी। नहीं, उसे मानना नहीं है, मनोज ने कहा। मनोज सिर्फ यामिनी से कुछ पैसे निकलवाना चाहता था। उसे लग रहा था कि इन चारों के होते हुए अब कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हें तो उस यामिनी से अच्छा बदला लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उसके पति और बेटी को मार दो, फिर उसे पता चलेगा कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी, शान ने कहा। शान चुप करो, देवांश ने कहा। शान का खून बहुत गर्म था। वो छोटी छोटी बातों पर मार काट की बातें करता था। भाई मैं मजाक कर रहा था, मजाक, शान ने कहा। वो अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उनकी दांत में गुस्सा नहीं होता था। अच्छा ये सब छोड़ो, सूरज और तन्वी से स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाकर शनाया को किडनैप करने के लिए कहो, देवांश ने कहा। यस ब्रदर, शान ने कहा। रॉकी और उसके आदमी और सूरज और तन्वी के साथ गिल हाउस पहुंचे। दोनों ग्रुप्स आमने सामने थे। कौन हो तुम लोग, रॉकी ने पूछा। हालांकि रॉकी समझ गया था कि वो लोग कौन थे और वो वहां क्यों आए हैं, पर फिर भी उसने सवाल किया। सूरज ने बिल्कुल वक्त पर बात नहीं किया और रॉकी पर हमला किया। फोर्स की वजह से रॉकी 3 कदम पीछे जाकर गिरा। सूरज मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज 2 पर था। स्टेज 1 और मार्शल आर्टिस्ट, सूरज ने रॉकी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर उसने रॉकी की तरफ हाथ उठाया और उसे पंच दिया। रॉकी के होंठ के किनारे से खून आने लगा। लोगों को मारना नहीं है सूरज, तन्वी ने सूरज को याद दिलाया। ये सुनकर सूरज ने कदम पीछे ले लिया और अपने फोर्स को भी कम कर दिया। तन्वी ने फिर गिल हाउस का दरवाजा खटखटाया। यामिनी ने दरवाजा खोला। अजनबी चेहरे देखकर यामिनी घबरा गई। उसने पूछा, कौन हो तुम लोग, तुम्हारी बेटी कहाँ है? तन्वी ने गुस्से में यामिनी का गला पकड़ा और पूछा। यामिनी खांसने लगी और बिना संकोच के लिए शनाया के रूम की तरफ इशारा कर दिया। तन्वी ने यामिनी को दूर धक्का दिया और वो टेबल से टकरा कर गिर गई। इस वक्त शनाया अपने रूम में बहुत उदास बैठी थी। उसके साथ इतना कुछ हो रहा था कि वो कुछ समझने की हालत में नहीं थी। वो आहान को पसंद करने लगी, पर आहान की सच्चाई ने उसके मन में बहुत सारे डाउट्स डाल दिए थे। घर में इतना कुछ हो गया था तो शनाया का ध्यान हटकर घर में आ गया था। शनाया ने मन में सोचा, चोरी। तभी शनाया को याद आया कि आहान ने कुछ देर पहले क्या कहा था। वो समझ गई थी कि आहान ने झूठ नहीं बोला था। कुछ लोग घर में घुस आए थे। शनाया ने जल्दी से आहान का नंबर डायल किया। तभी तन्वी और सूरज दरवाजे को लात मारकर अंदर आ गए। शनाया बेड से उठकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? शनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। तन्वी ने कुछ नहीं कहा। वो शनाया के पास गई और उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि शनाया में जान बिल्कुल खत्म हो गई। शनाया, उनके वहां से जाने के बाद आहान के फोन से आवाज आई। दरवाजे की धड़ाम की वजह से फोन वहीं गिर गया था। उधर आहान के दिल में आग लगी हुई थी। वो समझ गया था कि शनाया के साथ कुछ गलत हो गया है। आहान के पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था वो, तभी उसके सवालों के जवाब मिल सकते थे। आहान 10 मिनट में गिल हाउस पहुंच गया। जब वो ऊपर जाने लगा तब उसे रॉकी दिखा। रॉकी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और उसके होंठ के किनारे से खून आ रहा था। रॉकी दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। उसके घाव गहरे थे। यंग मास्टर, आहान को देखकर रॉकी संभालना चाहता था पर संभल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मना कर दिया। कितने आदमी थे? आहान ने कहा। 7 लोग थे, जिनके लीडर एक लड़का और एक लड़की थे। लड़का मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर होगा और लड़की के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। रॉकी ने कहा। ठीक है, तुम संभल कर हॉस्पिटल जाना, कुछ चाहिए तो बता देना, बाकी मैं देख लूंगा, आहान ने कहा। फिर आहान घर में गुस्सा होकर गया। वो शनाया के रूम में जाकर देखना चाहता था कि शनाया ने उसके लिए कोई सुराग छोड़े हैं। जब आहान घर में घुसा तब यामिनी जमीन पर दर्द में पड़ी रो रही थी। आहान को देखकर उसने कहा, ये सब तुमने किया है ना, सब तुम्हारी गलती है। यामिनी को लग रहा था कि अपनी बात सही साबित करने के लिए आहान ने ही उन आदमियों को भेजा था। आहान ने यामिनी की इस बात पर अनसुना कर दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरे हो गए हो? यामिनी ने कहा। शर्म मिसेस गिल, मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप सबको चिल्ला चिल्लाकर इस फ्लैट के बारे में नहीं बताती तो ऐसा नहीं होता। आहान ने गुस्से में कहा। आहान यामिनी को माउंट सिर्फ शनाया के सामने बुलाता था ताकि शनाया को बुरा न लगे। मेरी वजह से मैंने क्या किया? किसी को ये बताना मैंने नया घर लिया है गलत कैसे हो सकता है? यामिनी ने कहा। चुप रहिए और मुझसे बहस मत कीजिए। आहान ने कहा। तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? यामिनी ने कहा। जुबान लड़ा रहा हूँ? आप बस इतने बात का ध्यान रखिए कि शनाया को कुछ ना हो, वरना मैं आपसे भी लड़ूंगा, आहान ने कहा। आहान की आवाज में इतना गुस्सा था कि यामिनी कांपने लगी। उसके आगे यामिनी ने कुछ नहीं बोला। मनोज शर्मा का नंबर लो, आहान ने कहा। मनोज शर्मा का नाम सुनकर यामिनी के चेहरे का रंग बदल गया कि यामिनी आहान को मनोज शर्मा का नंबर दे देगी या अपने राज को बचाकर रखने की कोशिश करेगी। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीज़ादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मनोज शर्मा का नाम सुनकर यामिनी हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान उससे मनोज का नंबर मांगेगा। कौन मनोज शर्मा? मैं किसी मनोज शर्मा को नहीं जानती, यामिनी ने कहा। मिसेस गिल, इतना कुछ हो गया फिर भी आपको झूठ बोलना है और सच पाना है? आहान ने गुस्से में कहा। कौन सा सच? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, बिना वजह मुझ पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, यामिनी ने कहा। देखो पापा अभी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपको लास्ट चांस देता हूँ सच बताने के लिए। अगर आपने सच नहीं बताया तो आगे जो होगा उससे जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। आहान ने यामिनी को वार्न करते हुए कहा। यामिनी इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए उनकी इज्जत और स्टेटस सबसे जरूरी था। ये बात आहान को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब यामिनी घबरा रही थी। उन्हें जानती थी कि आहान को उसके और मनोज के बारे में कितना पता था। यामिनी कंफ्यूज थी।
अगर अहान पूरी बात नहीं जानता था और यामिनी ने बता दी तो वो सब कुछ जान जाएगा और फिर शायद उसके अगेंस्ट यूज करे। पर अगर अहान पूरी बात जानता था और यामिनी ने कुछ भी झूठ कहा तो अहान को गुस्सा आ जाएगा, जिससे फिर यामिनी ही फंसेगी। यामिनी ने आधा सच बताने का फैसला किया। मैं मनोज शर्मा को जानती हूँ पर अच्छे से नहीं जानती, इसलिए मेरे पास उनका नंबर नहीं है। फिर यामिनी ने कुछ सेकंड के बाद रुकने के बाद कहा, तुम मनोज शर्मा का नंबर क्यों मांग रहे हो? शनाया की किडनैपिंग में उसका कोई हाथ नहीं है। यामिनी अहान को घूरने लगी। शनाया की किडनैपिंग के बाद अहान ने मनोज का नंबर मांगा था। इसका मतलब ये था कि अहान को लग रहा था कि शनाया की किडनैपिंग में मनोज का हाथ था। आपको कैसे पता कि शनाया की किडनैपिंग में मनोज का कोई हाथ नहीं है? अहान ने पूछा। मुझे कैसे पता? मैं जानती हूँ मनोज कितना डरपोक है। वो एक मच्छर तक नहीं मार सकता, किसी को किडनैप क्या करेगा? ये उसका क्या नहीं हो सकता। ये बात बोलते ही यामिनी को एहसास हो गया कि उसने गलत बोल दिया था। उसे मनोज के बारे में कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बोलना चाहिए था। और आप तो मनोज को जानती नहीं थी ना? अहान ने कहा। हाँ तो नहीं जानती, ये बात तो मैंने ऐसे ही बोल दी। यामिनी ने बात को संभालने की कोशिश की। ऐसे ही बोल दी? मिसेस गिल सबको बेवकूफ समझने की गलती मत कीजिए। अहान ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? यामिनी ने कहा। आप केवल मनोज शर्मा के बारे में मैं कुछ टाइम से जानता हूँ। मैं अब तक सिर्फ चुप था क्योंकि पापा और शनाया की वजह से। इसलिए अब अपना ये नाटक बंद करो और मनोज शर्मा को फोन लगाओ, वरना मैं पापा और शनाया को सब बता दूंगा। फिर देखना आपका ये एटीट्यूड। इस वक्त अहान की आवाज में चेतावनी थी। नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं लगाती हूँ बात। यामिनी ने कहा। वो इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही फोन लगाया मनोज ने कहा, यामिनी कहो क्या बात है? मनोज की आवाज सुनकर यामिनी ब्लश करने लगी और वही मनोज की आवाज में सतर्कता थी। मनोज मेरी बेटी किडनैप हो गई है, क्या ये तुमने करवाया है? यामिनी ने सीधा सवाल किया। अगर ये मनोज ने करवाया होता तो उसके पास कोई प्लान जरूर होगा और वो मना नहीं करेगा। यामिनी ये तुम क्या कह रही हो? शनाया किडनैप हो गई है? मनोज ने हैरानी में कहा। तुम्हें नहीं पता? यामिनी मनोज से ज्यादा हैरान थी। वो अहान को घूरने लगी जो पहले उसे घूर रहा था। पर मुझे कैसे पता होगा? मनोज ने पूछा। यामिनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब यामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मनोज ने कहा, यामिनी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब यामिनी ने समझाने की कोशिश की। तुम्हारा वो मतलब नहीं था? क्या मतलब है? तुमने ही मुझसे पूछा ना कि क्या मैंने शनाया को किडनैप किया है? तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे पैसे लेने के लिए मैंने ये सब किया है? मनोज ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यामिनी ने इनकार कर दिया था, पर उसे भी एक बार शक हुआ था। यामिनी से पैसे लेकर शनाया को किडनैप करने का मकसद हो सकता था उसका। यामिनी बकवास करना बंद करो और सफाई देना बंद करो। मेरे पास पैसों की कमी है, पर मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। और तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो पुलिस को भी फोन कर दो। मनोज ने कहा और तुरंत फोन रख दिया। यामिनी ने गुस्से में अहान की तरफ देखा और कहा, नालायक, शनाया की किडनैपिंग में मनोज का कोई हाथ नहीं है। तुम सच की बता नहीं देते कि सब तुमने किया है ताकि तुम्हारी बोली बात सच साबित हो सके। अहान ने यामिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मनोज की बात से हैरान था। कनक ने अहान को बताया था कि मनोज शनाया को पैसों के लिए किडनैप करेगा। अगर ये बात सच थी तो फिर जब यामिनी ने सामने मनोज को फोन किया था तो उसने फिरौती क्यों नहीं मांगी और किडनैपिंग से इनकार क्यों कर दिया? अहान समझ गया था कि ये सिचुएशन अब और उलझ गई थी। रॉकी ने जो बताया था उस हिसाब से सनी की तिजोरी तोड़ने वाले और शनाया को किडनैप करने वाले लोग एक ही थे। वो लोग मार्शल आर्टिस्ट थे। इसका मतलब ये था कि वो बहुत पावरफुल थे और वही मनोज एक मामूली सा सट्टोरी था। मनोज को उनका जानना थोड़ा मुश्किल था। अगर इसमें मनोज का हाथ नहीं है तो फिर ये सब किसने किया है? अहान ने सोचा। उसके बहुत सारे दुश्मन थे पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करने वाला कौन था। रेड्डी फैमिली या चौधरी फैमिली ऐसा कर सकती थी या फिर शायद रायजादा फैमिली। अहान ने मन में सोचा। उसे सबसे ज्यादा शक रायजादा फैमिली पर ही हो रहा था। पर अगर ये सब रायजादा फैमिली ने किया है तो उन्हें सनी की तिजोरी तोड़ने की क्या जरूरत है? वो आराम से शनाया को किडनैप कर सकते थे। कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं पा रहा मैं। अहान ने कहा। अहान ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और एक लंबी सांस ली। मनोज शर्मा को कॉल करो और पूछो वो कहाँ है। अहान ने यामिनी से कहा। इस गुत्थी को सुलझाने का बस एक ही तरीका था, मनोज से मिलना। तब तो नाटक बंद करो। मनोज ने कह दिया कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़े हो तुम। यामिनी ने कहा, बकवास मत कीजिए, चुपचाप उसे कॉल कीजिए। आपका सच मेरे साथ तब तक सेफ है जब तक आप मेरी बात माने और शनाया को कुछ ना हो। अहान ने रुकी आवाज में कहा। यामिनी ने अपने दांत पीसते हुए मनोज को कॉल लगाया। उसका मन तो अहान का घर संभालने का कर रहा था, पर अभी वो स्थिति में कुछ नहीं कर सकती थी कि वो अहान के खिलाफ जाए। The number you have dialed is currently switched off. सामने से आवाज आई। उसका फोन बंद बता रहा था। यामिनी ने कहा। अहान की बेचैनी बढ़ गई। उसने विकी और सनी को पहले ही शनाया को ढूंढने में लगा दिया था और अब जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी उसके बलबूते पर वो खोज जारी रखने वाला था। उधर खंडर हो चुकी फैक्ट्री में शान बहुत परेशान था। भाई आपने मनोज से झूठ क्यों बुलवाया? अब वो उससे फिरौती कैसे मांगेगा? मनोज का भी ये हाल था। उसने मन बना लिया था कि वो यामिनी से अच्छी खासी रकम मांगेगा, पर देवांश ने तो सारा प्लान ही बदल दिया था। देवांश ने शान की बात को अनसुना कर दिया था और सूरज और तन्वी की तरफ उड़ा। सूरज और तन्वी शनाया को लेकर वहां पहुंच गए थे। सूरज, तुमने बताया था कि तुम शनाया के घर पहुंचे तब वहां कोई था जो पहरा दे रहा था। देवांश ने पूछा। हाँ भाई, वो बहुत स्किल फाइटर था और उसे काफी सालों का एक्सपीरियंस भी था लड़ने का। तभी मेरे सामने टिक पाया, वरना कब मर जाता। सूरज ने बताया। इस वक्त देवांश का चेहरा बहुत सीरियस हो गया था। वो सूरज की ताकत जानता था, इसलिए समझता था कि वो पहरा देने वाला आदमी भी कोई कम ताकतवर नहीं था। तन्वी, तुम बताओ, क्या वहां कोई और मार्शल आर्टिस्ट था? देवांश ने पूछा। नहीं, तन्वी ने कहा। तन्वी सूरज के मुकाबले थोड़ी शांत थी। तन्वी, तुमने मुझे उस लड़के को मारने क्यों नहीं दिया? सूरज ने कहा। तुम भूल गए क्या कि देवांश भाई ने क्या कहा था? तन्वी ने पूछा। देवांश ने सबको किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को जान से मारने के लिए मना किया था। नहीं, मैं भूला नहीं। बात बस इतनी सी है कि मेरे हाथों में खुजली हो रही है। सूरज ने कहा। सूरज खून खराबे के लिए हमेशा तैयार मत रहो और शांत तुम भी। दोनों अपनी ताकत के अलावा दिमाग इस्तेमाल किया करो। देवांश ने कहा। तुम्हें जानना था ना कि मैंने मनोज को झूठ बोलने के लिए क्यों बोला? देवांश ने कहा। हाँ, शान ने जवाब दिया। इस लड़के की फैमिली का बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं है। कुछ बात है जिससे सब जान है। देवांश ने कहा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है? शान ने पूछा। मनोज, तुम शिमला में किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानते हो? देवांश ने पूछा। मार्शल आर्टिस्ट? मनोज कंफ्यूज था। हाँ, हम चारों भाई बहन मार्शल आर्टिस्ट हैं। देवांश ने मनोज को मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड के बारे में सब कुछ समझाया। देवांश, शनाया की फैमिली बहुत साधारण है, उनमें से कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो सकता। सब कुछ समझ आ जाने के बाद मनोज ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो लोग साधारण होते तो कोई मार्शल आर्टिस्ट उसके घर से बाहर नहीं आया हुआ होता। कुछ तो बात जरूर है। देवांश ने कहा। इसलिए आपने मुझे झूठ बुलवाया था क्या? मनोज ने पूछा। हाँ, देवांश ने कहा। मनोज, क्या ऐसा हो सकता है कि शनाया के पिता किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानते हो? देवांश ने पूछा। नहीं, वो एक फौजी है, वो बहुत सीधे हैं, वो किसी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जानते होंगे और उनका परिवार बहुत साधारण और मिडिल क्लास है। मनोज ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? देवांश बेचैन हो रहा था।
एक मिडिल क्लास परिवार के बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे आ सकता है? कौन सी कड़ी है जो मैं छू नहीं पा रहा हूँ? देवांश सोचने लगा, भाई आप इतना परेशान क्यों हैं? सूरज और तन्वी ने कहा कि वो शायद स्टेज 1 का फाइटर था, मैं उसे बाएं हाथ से खत्म कर सकता हूँ। ईशान ने कहा, चुप रहो तुम, शिमला के मार्शल आर्ट बहुत अलग है, इनका अलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को कुछ भी हुआ तो पूरा एसोसिएशन एक हो जाएगा। देवांश ने कहा, भाई तो फिर अब हम क्या करेंगे? इस शनाया को जाने दें? तन्वी ने पूछा, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, जो भी इस परिवार के पीछे है उसके जरिए हमें आसानी से ढूंढेंगे। देवांश ने कहा, तो क्या हुआ? वो लोग भी आ गए तो हम हैंडल कर लेंगे, आखिर शनाया तो हमारे पास ही है। सूरज ने कहा। कुछ सोचने के बाद देवांश ने कहा, तन्वी तन्वी इसे जगाओ, इससे पूछो कि ये किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानती है क्या? हो सकता है कि इसे कुछ पता हो। देवांश ने कहा, ओके। तन्वी ने कहा, शनाया इस वक्त बेहोशी थी। जब उसने शनाया को जगाया तो वो बहुत शांत थी। इससे पहले तन्वी कुछ पूछ पाती शनाया ने पूछा, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप यहाँ से जाना चाहती है कि नहीं? तन्वी ने कहा, क्या तुम मुझे जाने दोगे यहाँ से? शनाया ने पूछा, हाँ अगर तुम हमें ये बता दो कि किल परिवार और तुम्हारे पीछे कोई मास्टरमाइंड है क्या? तन्वी ने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शनाया बहुत कंफ्यूज थी। शनाया, मैं तुझसे सीधा सवाल पूछूंगी, जब हम आए थे तब बाहर तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, अब तुम बताओ कि वो कौन था? तन्वी ने पूछा, मार्शल आर्टिस्ट? शनाया अब और कंफ्यूज हो गई थी। आन ने भी कभी उसे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में नहीं बताया था। शनाया का कंफ्यूज चेहरा देखकर तन्वी ने कहा, क्या तुम किसी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जानती? मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, पर हाँ मैं शायद जानती हूँ कि वहाँ जो लोग थे उन्हें किसी ने भेजा था। शनाया ने कहा, बताओ। तन्वी ने कहा, मेरे पति ने। शनाया ने जवाब दिया। शनाया जानती थी कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आन कुछ भी कर सकता था। उसे समझ आ गया था कि आन ने उसे किडनैपिंग को लेकर जो भी कहा था वो सच था। आन उसे प्रोटेक्ट करने आया था पर उसने आन की बात नहीं मानी थी। तुम हमें पागल समझती हो क्या? तुम्हारा पति कौन है? हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तन्वी ने कहा, मेरे पति को अभी तक अच्छे से नहीं जानती तुम? और कैसे जानती? वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक फाइटर है, फाइटर। शनाया ने कॉन्फिडेंटली कहा। उसे इतनी बार फाइट करता देख शनाया तो इतना समझ गई थी कि उसे फाइट करना आता है। शनाया का कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान थे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीज़ादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। तुम्हारा पति फाइटर है, तुम जानती भी हो?